कमेंट दिखाना। जय हिंद, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या सभी के पास मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं ऑडिबल टू ऑल? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। अंकित, स्टीव रॉजर्स, विवेक सूर्यवंशी, शीतल कुमावत, सचिन धनकर, निकिता, हिमांशी, आयुष, साहिल, आयुषी, उज्जवल, विवेक, हर्ष प्रताप, महिमा भारद्वाज, सुमन मालवीय, स्टीव रॉजर्स, ऑल ओके डन। चलिए, रौनक राज सिंह, गुड इवनिंग, जय हिंद। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। और टॉपिक को आप अपनी डेली लाइफ से जितना अच्छे से जोड़ के चलोगे, जितना भी मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते हो आपके सिलेबस का, वो मैथमेटिक्स जो है वो डेली लाइफ का मैथ्स होता है। कोई भी काम करते हो उसके लिए एक समय निर्धारित होता है। अब उस समय कैसे डिपेंड करता है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं, इफिशियंसी पर डिपेंड करती है। मैं किसी को एक प्रैक्टिस शीट देता हूँ, डीपीपी देता हूँ, है ना। क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, वो फॉर्मूले से हो रहा है बट शॉर्टकट से नहीं हो रहा है। होगा बेटा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए बात करेंगे उस पर, होमवर्क पे बात कर लेंगे सचिन जी, ठीक है। जो आपको होमवर्क दिया था उसका क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, जो मैं कह रहा हूं पहले हम उस पर फोकस करते हैं, चीजों को समझते हैं। टाइम एंड वर्क, हिंदी में अगर इसको देखें तो इस टॉपिक का नाम देखिए क्या है। इसका नाम होगा समय तथा कार्य। समय तथा कार्य। अब ये समय और कार्य, ये दो चीजें ऐसी हैं, हर कार्य को करने का एक समय होता है। जैसे आपको हाई स्कूल क्रॉस करने के लिए 1 साल का समय मिला, है ना। अच्छा हाँ, 2 होमवर्क दिए थे, ठीक है ऋत्विक। जो भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे हम उसको क्लास के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसको क्लास के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, तो दिमाग में सारी चीजें आप उसको साइड करिए। सभी से रिक्वेस्ट है, सारी चीजों को साइड करिए, इस नए टॉपिक पर फोकस किए, क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। तो हम उन चीजों को खत्म करते हैं। ये चैप्टर आज तक नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप ये मान के चलें कि आज तक हमने कुछ सीखा ही नहीं। अब जो सर बोल रहे हैं, सर की बोली हुई बातों पर फोकस करते हैं, हमें समझ में आएगा। मैं हर चीज का लॉजिक दूंगा, कहानी से जोड़ दूंगा, आपको समझ में आएगा। आप बेफिक्र रहिए, थोड़ा सा भरोसा मेरे ऊपर बनाइए। पीडब्ल्यू ने अगर मुझे चुना है आप लोगों के लिए, तो आई थिंक इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम चला रही है, इंडिया में सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम पीडब्ल्यू चला रही है, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ सोच के हमारा इंटरव्यू लेकर उन्होंने बुलाया होगा। तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि समय तथा कार्य, हर कार्य को करने के लिए एक समय निर्धारित होता है। हमने आपको समय दिया 1 साल, हम सभी को 1 साल मिला, मुझे मिला, रोशनी को मिला, सिमरन को मिला, कोमल को मिला, अंकित को मिला, प्रीति को मिला, कृष्णा को मिला। हर किसी को एक ही साल मिला है हाई स्कूल क्रॉस करने के लिए, हाई स्कूल के एग्जाम्स को क्रॉस करने के लिए। अब उसी में क्या है, कईयों ने मेहनत बहुत ज्यादा की, कईयों ने मेहनत बहुत ज्यादा की तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, कईयों ने थोड़ी कम मेहनत की तो उनके थोड़े से कम मार्क्स आए। मेरे जैसा स्टूडेंट जो बिल्कुल मेहनत नहीं किया, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, एकदम आवारागर्दी में घूमना फिरना और कुछ करना ही नहीं, तो मेरे बहुत कम नंबर आए। मेरे सिर्फ हाई स्कूल में 38.5% मार्क्स थे, जिसमें मैथमेटिक्स में सिर्फ 33 मार्क्स थे, ठीक है। सो अब था क्या, समय मेरे पास था, कार्य मेरे पास था, मेरी इफिशियंसी की वजह से नंबर कम थे। आपका समय आपके पास प्रॉपर था, आपके पास मेहनत ज्यादा आपने की, आपके नंबर ज्यादा आए, है ना, डिपेंड करता है। तो ये समय और कार्य कैसे डिसाइड होता है, कैसे हमें पता चलता है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। टाइम जो फैक्टर है उसको निकालने के लिए हमेशा दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहली चीज होती है वर्क टू बी डन, कि काम करना कितना है। वर्क टू बी डन, काम करना कितना है। दूसरा, करने वाले की कैपेसिटी कितनी है, जिसको हम कहते हैं वर्किंग कैपेसिटी। इन दो फैक्टर्स पर पूरा टॉपिक डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इन दो फैक्टर्स पर पूरा टॉपिक डिपेंडेंट होता है। जैसे मैंने आपको एक एवरेज आपने पढ़ लिया,
तो अब फर्ज बनता है कि मैं आपको एक क्वेश्चंस की शीट दे दूं जिसे आप प्रैक्टिस कर सको। तो मैंने एक 500 क्वेश्चंस की शीट बनवाई कि ये बच्चों को जाने हैं और ये बच्चों के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दो ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, ताकि वो क्या करें, प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, ठीक है, जो भी डाउट है लास्ट में डिस्कस करेंगे। तेजस बताया है, अब एक ही चीज को 3-3 4-4 बार बताऊं वो अच्छा नहीं। तो 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट मैंने आपको दी। अब हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा टाइम। कोई बोलेगा सर मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ूंगा और 100 क्वेश्चन पर डे लगाऊंगा, तो वो 5 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर देगा? 5 दिन में खत्म कर देगा काम को। वो 100 क्वेश्चन पर डे लगाएगा तो 500 क्वेश्चन करने के लिए उसको सिर्फ 5 दिन का समय लगेगा। कितना लगेगा? सिर्फ 5 दिन का समय लगेगा। कोई दूसरा व्यक्ति है, 500 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन पर डे लगाएगा तो उसको 10 दिन का समय लगेगा। समझ पा रहे हो? कोई ऐसा व्यक्ति है जो 500 क्वेश्चन है, वो 25 क्वेश्चन ही पर डे लगाएगा, उससे ज्यादा नहीं लगाएगा, तो उसको 20 दिन का समय लगेगा। यानी कि समय निकालने के लिए हमारे पास दो फैक्टर्स का होना जरूरी है। एक तो हमें यह पता होना चाहिए कि काम करना कितना है, दूसरा हमें यह पता होना चाहिए करने वाले की कैपेसिटी क्या है। इन दो फैक्टर्स पर बच्चों आंसर हमारा डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, आंसर हमारा डिपेंडेंट रहेगा इन दो फैक्टर्स पर। आई थिंक ये बात क्लियर हो रही होगी सभी को, है ना? तो जब भी आपसे समय पूछा जाए तो आपको दो चीजें ढूंढनी रहेंगी। क्या? कि काम कराना कितना है, दूसरा जिससे कराना है उसकी कैपेसिटी क्या है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज मुझे ये स्टूडियो बिल्डअप कराना है। इसमें एक बोर्ड आपको दिख रहा है, कैमरा सामने है तभी मैं आपको दिख रहा हूं, है ना? इसमें लाइटिंग भी है, यहां पर ऊपर भी है, नीचे भी है, एक पोडियम है, यहां पे साउंड प्रूफिंग भी है, एक सामने टीवी भी लगी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले, मेरे पास सिर्फ ये जमीन है, मुझे ऐसा सेटअप बनाना है। मैंने उसको फोटो दिखाई, किसको? मिस्त्री को फोटो दिखाई जो बनाएगा। तो जब मैं उसको फोटो दिखाऊंगा तो उसके बाद मैं उसको बोलूंगा तो वो कहेगा कि भैया देखो आपके पास जमीन तो है, 5 दीवार खड़ी होंगी, 4 दीवारें और 5वां लेंटर होगा। फिर उसके बाद मुझे इस पे प्लास्टर करना होगा, पुट्टी करनी होगी, पेंट करना होगा, फिर आपकी साउंड प्रूफिंग लगाऊंगा, फिर कैमरा सेटअप करवाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा। फिर मैं उससे क्या पूछूंगा? हाँ भाई मैं समझ गया, ये सब तुम करोगे, ये मेरा काम है, ये मुझे करवाना है। मैंने उसको काम दिया। काम देते के साथ ही मैं उससे क्या पूछूंगा कि कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम डू यू वांट। अब वो क्या करेगा? वो चेक करेगा कि मेरी लेबर एक दिन में कितना काम करती है। एक दिन में 2 दीवार खड़ी हो जाएंगी, 2 दिन में 4 हो जाएंगी, तो लेंटर पड़ने में एक पूरा दिन जाएगा, सूखेगा, लाइट फिटिंग होगी, ये होगा। वो अपनी इफिशियंसी के हिसाब से समय बता देगा। तो मैंने उसको क्या दिया काम, उसने अपनी इफिशियंसी को चेक किया कि उसकी इफिशियंसी क्या है, उसने तुरंत मेरे को टाइम बता दिया कि 15 दिन का समय लगेगा, 20 दिन का समय लगेगा, जो भी हो, है ना? बात क्लियर है? तो समय हमेशा दो चीजों के डिपेंडेंट चलता है। एक तो काम कितना है, दूसरा करने वाले की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, इन दो चीजों पर डिपेंडेंट होता है। अब हम इस पर बात करते हैं कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं एक बार में धीरे धीरे करके आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन समझा देता हूं। सबसे पहला टाइप होता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बेसिक से सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है। दूसरा टाइप आता है हमारे पास कंडीशन बेस्ड। कंडीशन बेस्ड सवाल कैसे होते हैं अभी समझाता हूं मैं आपको, आपको समझ में आएंगे एक एक करके। कंडीशन बेस्ड सवाल होता है। तीसरा टाइप हमारे पास जो होता है वो होता है ऑल्टरनेट डे कॉन्सेप्ट। ऑल्टरनेट डे कॉन्सेप्ट, एक एक करके मैं हर सवाल के बारे में आपको रिव्यू दूंगा। ठीक है। फिर आता है हमारे पास इफिशियंसी एंड टाइम बेस्ड। इफिशियंसी एंड टाइम बेस्ड। एफिशिएंसी एंड टाइम बेस्ड। पांचवा हमारे पास जो सवाल आता है, पांचवा कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्या होते हैं बताऊंगा। फिर आता है हमारे पास एंड और कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने अगर सवाल पढ़े होंगे पहले तो आपको मेरी बात को रिलेट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड और कॉन्सेप्ट। सातवां आता है हमारे पास वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस। और आठवां टाइप हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं पाइप्स एंड सिस्टम, जो आप अलग से पढ़ेंगे इसके तुरंत बाद, टाइम एंड वर्क खत्म होने के तुरंत बाद। ठीक है। तो ये टाइप्स है ना? ठीक है।
सबसे पहले मेरी बात को सुनिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में कैसे सवाल होते हैं? सवाल होते हैं कि भाई ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? या सवाल हो सकता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 में करता है, सी 20 में करता है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे। या कभी कह देगा कि ए और बी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, अकेला ए 20 दिन में कर सकता है, तो अकेला बी कितने दिनों में करेगा? ये सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। वो सब हम जहां भी पढ़ते हैं वो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर आता है कंडीशन बेस्ड। कंडीशन बेस्ड में क्या होता है? कंडीशन क्यों है? ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, दोनों ने काम शुरू किया, 2 दिन बाद ए छोड़कर भाग गया काम, ए लेफ्ट। तो कोई छोड़कर चला जाए या कोई काम करने बीच में हम बुला भी सकते हैं। वो होता है ना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हर काम लगाया था, कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, उसने 4 दिन काम किया, उसकी लेबर भाग गई, अब उसको लेबर दूसरी बुलानी पड़ रही है। तो 4 दिन तक अगर लेबर काम की है तो कुछ ना कुछ तो किया होगा। वैसा तो नहीं है 4 दिन आई लेबर बैठी रही, उसने कुछ भी नहीं किया। इतने अच्छे तो हम है नहीं। लेबर काम करती है तो कोई ना कोई एक सुपरवाइजर हम रखते हैं सुपरविजन के लिए। भाई देख तो लो काम क्या हो रहा है, कौन सी चीज ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, कौन सी कम हो रही है, कौन सी गायब हो रही है। तो कोई छोड़कर जाएगा या कोई आ भी सकता है बीच में। इस टाइप के जितने भी सवाल हम पढ़ेंगे वो सारे सवाल हमारे कहां पर जाएंगे? कंडीशन बेस्ड में जाएंगे। आपको सबसे पहले कैटेगराइज करना आना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी का सवाल है। उसके बाद ये हो गया तीसरा, ऑल्टरनेट डे कॉन्सेप्ट। मान लो कि हमने 2 लेबर्स को लगाया इस काम को करने के लिए, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। दोनों में क्या हो गया? लड़ाई झगड़ा हो गया। यार देखो, मैं, कोमल जी, समीक्षा जी, आप दोनों से एक बात कह रहा हूं कि वेन एवर आई स्टार्टेड अ टॉपिक, लेट मी कंप्लीट द बेसिक। चल कुछ रहा है, आप अपने पास्ट से उभर नहीं पा रहे हो, वहां जो भी हुआ है भूल जाओ। क्योंकि अगर आप पास्ट को कैरी करके चलोगे आपका प्रेजेंट खराब होगा, उससे आपका फ्यूचर खराब रहेगा। देयर इज नो बिग डील कि आपसे मैं कह रहा हूं डीपीपी का कोई क्वेश्चन नहीं लगे, इट्स ओके, आई एग्री, छोड़ो। मैंने देखा भी नहीं डीपीपी में क्या गया है क्या नहीं गया है, मैं देख लूंगा। आपके कहने पर ये कंसर्न ज्यादा आ रहा है, डीपीपी में प्रॉब्लम आ रही है कि टफ है, सिंपल है, क्या है, कैसे है क्वेश्चन, मैं उनको एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, लेट मी गिव सम टाइम। बट वेन एवर आई स्टार्टेड अ टॉपिक, और जब भी मैं फ्लो में हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, तो मैं सिर्फ आपके वेलफेयर के लिए बात कर रहा हूं उस टाइम। आपने देखा होगा, इतनी हम 3 क्लासेस कर चुके हैं, आज हमारी 4th क्लासेस है। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट रहता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट रहने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि आप मुझसे सीखने आए हो। अगर मैंने ईमानदारी से आपको नहीं सिखा पाया है ना, नहीं आपने लास्ट में बोला, बट स्टिल जब मैं कर रहा हूं तो आप जो है उसको आप कमेंट ना करें उस टाइम, क्योंकि इससे मेरा ध्यान जो है आपके कमेंट्स की तरफ जाता है। फिर मुझे लगता है कि यार ये बच्चा प्रॉब्लम में है, अभी वो खुद ही उस चीज में फंसा हुआ है। नहीं नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गया, मैंने ये पढ़ा है कि लास्ट क्वेश्चन समझा देना लास्ट में, मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि आई विल कुछ टाइम निकाल लूंगा, ठीक है ना, बट थोड़ा सा वेट किया करो, क्योंकि एक फ्लो में जो चीजें निकलने वाली होती हैं वो कई बार रुक जाती हैं, और जब वो रुक जाती हैं तो मैं कुछ चीजें भूल जाता हूं, कुछ चीजें हो जाती हैं। सॉरी वाली बात नहीं है, एक इंफॉर्मेशन के तौर पर मैं आप सभी को बोल रहा हूं। वेन एवर वी स्टार्टेड अ टॉपिक, थोड़ी देर के लिए आपको पॉज लेना है। जो भी प्रॉब्लम्स है हम उसको बाद में रखेंगे, क्योंकि ये जो बेसिक है ये मैं बार बार नहीं बताता हूं। मैं क्या, कोई भी नहीं बताएगा बार बार। हम ये आशा करके चलते हैं कि आप हमें प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हो, हमारी क्लासेस को प्रॉपर तरीके से देख रहे हो, है ना। तो वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, मेरा एक रिदम है वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। हो सकता है मेरे अंदर ये प्रॉब्लम हो, बट मुझे लगता है कि एक टीचर का रिदम जब स्टार्ट होता है तो वो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि सोच कर बोलना और एक फ्लो में बोलने में डिफरेंस होता है। ओरेटरी इसी को कहता है। ओरेटरी किसे कहते हैं? एक फ्लो में बोलता हुआ चला गया। अब मान लो तुम कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा एक्शन सीन चल रहा है, लेकिन डायलॉग बोलने के लिए वो आदमी सामने देख कर, अच्छा मैं कुत्तों मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, तुम्हें कैसा लगेगा? मूवी मजा आएगा? बिल्कुल मजा नहीं आएगा। एक मैं भी तो एक एक्टर की तरह काम कर रहा हूँ, यहाँ आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं बीच में बोलूं तो थोड़ी देर के लिए म्यूट रहेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे। चलिए बैक टू वर्क। ऑल्टरनेट डे कॉन्सेप्ट। ऑल्टरनेट डे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए 2 वर्कर्स हैं, दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई है। इट्स ओके कोमल, मैं सिर्फ आपको नहीं टारगेट कर रहा हूं, ऐसा मत सोचा करो। मैं कभी किसी को टारगेट नहीं करता, आप सभी प्यारे बच्चे हो, भाई बहन हो मेरे, तो मैं नॉर्मल रहता हूँ सबके साथ, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता मेरे को,
ठीक है, खासकर क्लासेस में तो बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। इट्स ओके, गिल्टी फील मत करो, आपने कुछ गलत नहीं किया है, बट ये है कि थोड़ा सा क्लास जैसे स्टार्ट हो टाइमली आओ, खत्म हो टाइमली जाओ। उससे क्या रहेगा, कुछ चीजें मैं पहले बता के चुका हूँ, आप बीच में आ रहे हो, हमें नहीं पता होता कि आप कब ज्वाइन कर रहे हो कब नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो नाउ मैं क्या कह रहा था, किसकी बात कर रहा था मैं, ऑल्टरनेट डे कॉन्सेप्ट, यस। तो दो भाई हैं, मैंने उन दोनों को काम पर लगाया, तो काम पर दोनों लग गए और उन्होंने मुझसे एक बात छुपाई कि वो दोनों लड़ाई झगड़ा करके बैठे हैं आपस में, तो वो साथ में काम ही नहीं कर रहे। तो मैंने उनको लगाया, भाई तुम काम करो साथ में। पता चल रहा है 1 घंटे बाद दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मैं अब क्या करूं, दोनों को एडवांस दे चुका हूं। तो मैंने उसको बोला कि एक काम करो, तुम आज काम करो, तुम कल करना, क्योंकि तुम दोनों साथ में तो कर नहीं पाओगे, तुम ऑल्टरनेटली काम करो। जिस दिन ये आए काम पे तुम मत आना, जिस दिन तुम आओगे ये नहीं आएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे कि आज ए कर रहा है, कल बी कर रहा है, परसों सी कर रहा है, फिर अगले दिन ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है, वो सारे हमारे ऑल्टरनेट डे कॉन्सेप्ट में आते हैं। फिर आता है इफिशियंसी एंड टाइम बेस्ड। इफिशियंसी देखो, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या होती है कि हर किसी के पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कोई बहुत ज्यादा इफिशियंट होता है, नया जवान एकदम खून है, 20-21 साल 25 साल का लड़का है, तो बहुत तेजी से काम करता है। हमारी तरह बूढ़ा है, 30-35 साल की उम्र लेकर घूम रहा है, तो वो थोड़ा सा धीरे काम करेगा, है ना। आप देखते हो हमारे पढ़ाने की स्पीड कुछ और है, नए बच्चे अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, और हमसे पुराने वो और अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये जितने भी सवाल होंगे इफिशिएंसी में आएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला में एक फॉर्मूला होगा, मैं आपको बताऊंगा यूनिटरी मेथड से, वो हम यहाँ पर करेंगे। एंड और कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इसमें सवाल आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कहता है कि 5 men एंड 6 women। एंड का मतलब क्या होता है, देखो मैं समझाता हूं आपको। जब आपने 12th के एग्जाम दिए या 10th के एग्जाम दिए, मैं कह रहा हूं 10th के ही दिए, तो कोई क्वेश्चन होता था, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते थे, लॉन्ग एक होते थे एमसीक्यू, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ऐसे करके, है ना। एमसीक्यू, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग आते थे। तो लॉन्ग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, और बीच में एंड लिखा हुआ है, और 5 नंबर लिखे हुए हैं। तो टीचर हमें कहता था कि बच्चों दोनों करने हैं तब 5 नंबर मिलेंगे। बिकॉज जब हमारे पास एंड होता है ना, जहां पर एंड लगा होता है, देन वी हैव नो चॉइस, वी हैव टू डू बोथ द क्वेश्चंस। हमें क्या करने होंगे, दोनों क्वेश्चंस करने होंगे। जब हम दोनों क्वेश्चंस को करेंगे तब हमको जाके 5 नंबर मिलेंगे, राइट। और अगर इन केस, फिर टीचर कहता था अगले क्वेश्चन में, कहता था देखो और लगा है, और का मतलब ये हुआ चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, दोनों में से कोई भी एक कर लो, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। चाहे आप ये वाला कर लो चाहे आप ये वाला कर लो, तो 5 मिल जाएंगे। दैट मीन्स जब कभी एंड का सेंस आता है, एंड लगा हो, वी हैव नो चॉइस, जब और लगा हो वी हैव चॉइस। अगर 5 men एंड 6 women लिखा है, दैट मीन्स 5 men को भी लगना पड़ेगा और 6 women को भी लगना पड़ेगा। बट अगर कहीं 5 men और 6 women लगा हुआ है, या तो 5 men को लगा लो या 6 women को लगा लो और काम करवा सकते हो। आप दोनों ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप लगा के काम को करवा सकते हो, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हुआ। एंड और के बारे में समझा दिया। वर्क एंड वेजेस, बहुत देर से काम कर रहे हैं हम लोग, तो पैसा तो बनता है ना। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, सैलरी मिलती है मेरे को पढ़ाने की, है ना। आप जाएंगे देश की सेवा में, आगे जाएंगे तो आपको भी वहां पे रेम्युनरेशंस मिलेंगे, है ना। तो वर्क एंड वेजेस, वेजेस का मतलब होता है पैसा, मजदूरी, जो भी आप काम कर रहे हो उसका। फिर पाइप्स एंड सिस्टम एक टॉपिक है जो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके बनाया जाता है। एक अलग से टॉपिक है, बट फर्क यही होता है सिर्फ कि यहाँ इंसान काम कर रहे हैं, मेन वुमेन ए बी सी, हम इनको कंसीडर करके चलते हैं कि मेन या वुमेन या बॉय, फिर या फिर कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, लिविंग थिंग। और पाइप्स एंड सिस्टम का मतलब ये हुआ, पाइप पानी खोल रहा है, टंकी भर रही है या टंकी को खाली कर रही है। नल भी दो तरीके के होते हैं, एक फिलिंग पाइप होता है, एक एम्प्टी पाइप होता है। आप रात भर मोटर चला के जो है टंकी को भरते हैं, सुबह उसको निकालने के लिए आप एम्प्टी पाइप का यूज करते हो, जिससे शावर यूज करते हो, बाल्टी भरते हो, कपड़े धोते हो, है ना। तो वो सारे सवाल जो हैं हमारे पाइप्स एंड सिस्टम में आते हैं, उसका डिस्कशन हम अलग करेंगे, ठीक है। टॉपिक ये अलग ही रहेगा। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट है। टाइम एंड वर्क जैसे ही फिनिश होगा 3 क्लासेस के बाद, तुरंत हम पाइप्स एंड सिस्टम पर आ जाएंगे। आई होप यहां तक टाइप्स समझने में किसी को कोई दिक्कत समस्या ना आई हो। हाँ, लीकेज भी एक एम्प्टी पाइप है, एग्जैक्टली लीकेज भी एक एम्प्टी पाइप की तरह ही काम करता है। आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही हैं, कुछ गलत नहीं है इसमें। कोमल,
मेडिटेशन अरे भाई नाम अपने अपने रखा करो ना यार। मेडिटन थेनोस। जी भंडारी जी बिल्कुल। करा लेंगे चलते टाइम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? हाँ चलिए, अब मैं आपको सवालों की तरफ लेके चलूंगा, बट उससे पहले मैं कुछ बेसिक बेसिक चीजें और थोड़ा सवालों को करने का क्या तरीका रहता है उस पर आता है। देखो, ए किसी काम को और बी, मैं सिर्फ अभी दो लोगों की बात कर रहा हूं, आगे हम 3 की बात करेंगे, 4 की करें, 10 की करें, 20 की करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। जो कह रहे थे, जो व्यक्ति यहां पर कह रहे थे कि सर मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, मेरे वर्ड्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा। मैंने एक काम लेकर मैं मार्केट में पहुंचा कि मेरे पास ये काम है, कौन करेगा? तो मेरे पास जो लेबर्स हैं वो आई कि सर हम करेंगे। मैंने कहा ये काम है, बताओ कितने दिन में कर दोगे? तो उसने बोला अच्छा आप सुनना मेरी बात, ये काम है कितने दिन में कर दोगे? अपनी इफिशियंसी के हिसाब से उसने बता दिया कि सर मैं 10 दिन में कर दूंगा। मैंने ठीक है। मैं आगे पहुंचा, मैं दूसरा लेबर पकड़ा, मैंने कहा भाई ये रहा काम। अच्छा, दोनों केसेस में मैंने काम सेम दिया है, दोनों केसेस में काम सेम दिया है, राइट? तो उसने बोला कि सर मैं 12 दिन में कर पाऊंगा, मैं 12 दिन में कर पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, एक काम करता हूं, दोनों को हायर कर लेता हूं। दोनों केसेस में मैंने दोनों को सेम काम दिया है, अलग अलग नहीं दिया है। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब ये 10 दिन में करता है, ये 12 दिन में कर रहा है। काम कुछ ऐसा है, काम कुछ ऐसा है जो 10 दिन में हो जा रहा है और 12 दिन में हो जा रहा है। 10 दिन और 12 दिन में होने वाला काम कुछ तो ऐसा रहा होगा जो 10 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। गलत बोला मैंने? सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को सुनिएगा। वर्क, हमारे पास वर्क का कोई डिस्कशन है ही नहीं, हमें क्वेश्चन में कहीं वर्क दिया ही नहीं गया है, हमें नहीं पता काम कितना है। लेकिन काम कुछ इतना है कि ए करे तो 10 दिन में हो जाए और बी करे तो 12 दिन में हो जाए। फिर समझना, काम 10 दिन में हो जाए, मतलब वो जितना भी काम है वो 10 दिन में डिवाइडेड है, 10 दिन में डिवाइडेड है। और काम कुछ इतना है जो 12 दिन में डिवाइडेड है। तो ऐसा काम जो 10 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, क्या सेंस दे रहा है हमें? एलसीएम लेने का सेंस दे रहा है। एक ऐसा नंबर ढूंढने को बोल रहा है जो 10 और 12 दोनों से कट जाए। तो हमारा एलसीएम कैसे लिया जाएगा उसका भी शॉर्टकट बताता हूं आपको, मजा आएगा आपको सीखकर। 10 और 12 दो नंबर है आपके पास, ठीक है? इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों? इसमें से सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 12, राइट? आप सबसे बड़ा नंबर 12 पकड़ लीजिए, ठीक है? आप 12 पकड़े। क्या 12 जो है 10 के टेबल से कटता है? नहीं कटता। 12 का टेबल पढ़ो, 24 कटता है क्या? ये नहीं कटता। 36 कटता है? नहीं कटता। 48 कटता है? नहीं कटता। 60 कटता है। ये 10 के टेबल में कटता है। अगर ये नंबर कट रहा है दैट मीन्स यही इन दोनों का एलसीएम है, क्योंकि ये तो इसके टेबल में आ ही रहा है और ये इससे कट रहा है, यानी कि ये भी इसके टेबल में आ रहा है। तो नंबर हमें कुछ ऐसा मिल गया प्यारे बच्चों, जो 10 और 12 से कटने वाला नंबर हो गया हमारे पास 60। एलसीएम ऐसे ले सकते हो। आपके मन में आए कि सर 3 नंबर हो, तो लेट सपोज कि 10 हो, 12 हो, 15 हो, तो जो भी बड़ा है वही पकड़िएगा। अब 15 का टेबल पढ़ो, और टेबल तब पढ़ना शुरू करना, ये चेक कर लेना क्या 12 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता। 10 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो अब 15 का टेबल पढ़ो, 15 का 2 टाइम्स 30 होता है। क्या 10 से कट रहा है? जी हाँ, 10 के टेबल में 30 आता है, तो इसको काट दो। अब 30 का टेबल पढ़ो आप यहां से आगे। 32 जा कितना होता है? 60। 32 जा कितना होता है? 60 होता है। तो अब क्या 12 के टेबल में 60 आता है? आता है। तो आता है तो इसको भी कट कर दो। अब यही हमारा एलसीएम बन जाएगा। आप समझ रहे हो? जो कट गया, कोई एक नंबर अगर कट गया तो अब उसके मल्टीपल में लेकर चलना, अब उसके मल्टीपल में लेकर चलना, ठीक है? अभी धीरे धीरे क्लियर होगा। क्लास के एंड तक आपको एक पूरी पिक्चर क्लियर मिलेगी, आप बेफिक्र रहें, ठीक है? तो 10 के टेबल में 60 आता है। चलिए, ये हमारे पास डेज थे, ये हमारे पास डेज थे,
ये हमारे पास जो आया है, दिस इज कॉल्ड द टोटल वर्क। ये हमारे पास इतना काम कराने को है, ये टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क है। अब कोई व्यक्ति 10 दिन में 60 काम कर रहा है, तो डेली भी कुछ ना कुछ काम करता ही होगा यार। डेली भी तो कुछ ना कुछ काम करता होगा। डेली काम करने का मतलब क्या हुआ? डेली काम करने का मतलब हुआ वर्क पर डे, वर्क पर डे। और वर्क पर डे को ही प्यारे बच्चों इफिशियंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इफिशियंसी कहा जाता है। तो एक दिन में कितना करता होगा? वर्क पर डे। अब आप सोचो, वर्क ये रहा, डे ये रहा, मैं डिवाइड ही तो करने को बोल रहा हूं। वर्क में डे से डिवाइड करोगे, ये वर्क है ये डे है, तो क्या वर्क पर डे आ रहा है? यानी कि ये डेली 6 काम करता होगा, 6 वर्क पर डे। और इसका देखा जाए तो 60 वर्क 12 के हिसाब से इसका वर्क पर डे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, यानी कि इसका आ जाएगा 5 वर्क पर डे। क्लियर कि भैया ये जो है ये डेली 6 काम करता था, ये डेली 5 काम करता है। मुझे दोनों से काम करवाना है। किससे काम कराना है? दोनों से काम करवाना है। मुझे क्या कराना है? दोनों से काम करवाना है। अब जब दोनों से काम करवाना है तो a प्लस बी। अच्छा, आप पूछोगे यहां पे मन में आया होगा, सर हमें कैसे पता कि दोनों से कराना है किसी एक से कराना है? ये क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि उसको किससे काम करवाना है, किससे नहीं करवाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद ही लिख कर देगा। अभी आओगे सवालों में तो समझ में आएगा आपको। तो दोनों मिलकर अगर काम को करेंगे a प्लस बी, तो एक दिन में ये 6 काम कर सकता है और उसी एक दिन में ये 5 काम कर सकता है। मान लीजिए मैंने एक ही साइट पर इन दोनों वर्कर्स को लगाया, दोनों काम कर रहे हैं। एक ने 6 काम कर दिया शाम तक, एक ने 5 काम कर दिया, तो मेरा एक दिन में कितना काम हो गया? 11 काम हो गया। तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 11 वर्क पर डे हो जाएगा मेरा। कितना हो जाएगा? 11 वर्क पर डे हो जाएगा। अब मुझे काम करवाना है दोनों से, तो कितना समय लगेगा? और जैसा कि मैंने बोला था कि टाइम निकालने के लिए 2 फैक्टर, एक तो वर्क टू बी डन कि भैया काम कराना कितना है, और दूसरा फैक्टर होता है वर्किंग कैपेसिटी, जो कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी क्या है। अब आप सोचो, मेरे पास सिर्फ दिन थे, मैंने वर्क निकाला क्योंकि मुझे वर्क टू बी डन चाहिए था, दूसरा करने वालों की कैपेसिटी भी चाहिए थी। तो इन दिनों ने मुझे वर्क दिया और कैपेसिटी दी। इन दिनों ने मुझे वर्क दिया और कैपेसिटी दी। राइट? क्लियर? तो अब वर्क टू बी डन प्यारे बच्चों कितना आ रहा है? यहां पर हमारे पास 60 है और करने वालों की कैपेसिटी कितनी है? 11। इसको सॉल्व करूंगा तो 5 होल 5/11 डेज का समय लगेगा और ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा। है ना? हाउ डिड यू गेट द वर्क पर डे? समन्विता ध्यान से देखो, हमें यहां पे क्या लिखा है? वर्क पर डे। ये वर्क है, ये डे है। मुझे वर्क पर डे निकालना है तो वर्क में डे से डिवाइड करना होगा। ये वर्क है और ये डे है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 60 को 10 से डिवाइड किया 6 आ गया, 60 को 12 से डिवाइड किया 5 आ गया। दैट इज कॉल्ड द वर्क पर डे। और उसी को बोलते हैं क्या? एफिशिएंसी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। नाउ यू गेट माई पॉइंट एवरीवन। क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमने एलसीएम क्यों लिया? देखो, हर चीज का कारण ढूंढोगे, सुनिएगा मेरी बात, हर चीज का कारण ढूंढोगे तो चीजें याद रहेंगी। हर चीज को रटोगे तो रटी हुई चीजें बहुत कम समय तक याद रहती हैं, उसके बाद आप भूल जाते हो उनको। यहां पर ध्यान से देखो कि भाई ये जो है, इससे हमने वर्क निकाला, इससे वर्क पर डे, एलसीएम क्यों लिया वो समझो, डिवाइड क्यों किया वो समझो। बिकॉज समय निकालने के लिए मुझे काम का भी पता होना चाहिए और करने वालों का भी पता होना चाहिए। है ना? काम का भी पता होना चाहिए और करने वालों का भी पता होना चाहिए। ठीक है? डे रेशनल नंबर में हो, जैसे 6/8। देखो यार, डिपेंड करता है कि आंसर आपको ऑप्शन कैसे दिए। आपके पास तो ऑप्शन होते हैं, मेरी बात सुनिएगा, आपके पास ऑप्शन होते हैं। अगर पॉइंट में है तो यू हैव टू डिवाइड इनटू पॉइंट्स, और अगर फ्रैक्शन में है तो 11 5 5 और 5 60 60/100। ठीक है? 60/11 को कैसे करें आर्स में? देखो बेटा, आर्स में ले जाने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि 5
होल, अब ये 5 दिन तो पूरे हैं, 5/11 का मतलब अगले दिन का 5/11 है, और अगला दिन कितना होता है 24 घंटे, तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा। ये तो दिन है, इसके बाद आवर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ सवालों पर आप करके देखिए, तब थोड़ा सा आपका दिमाग चलेगा, तब आप समझ पाएंगे। पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। अरे भाई प्रिया गर्ग फिर आ गई। तू कितने बजे आई है बेटा? क्यों प्रिया, कितने बजे ज्वाइन किया आपने? आप सोचो, सिचुएशन देख रहे हो आप। क्लास को स्टार्ट हुए करेक्ट आधा घंटा हो गया, 7:40 पे क्लास स्टार्ट हुई थी, 8:10 हो रहा है, हाफ एन आवर वी हैव कंप्लीटेड बेसिक। अब ये चैप्टर गया, फिर अगले चैप्टर में तुम क्या बोलोगे? टाइम एंड वर्क सॉल्व नहीं हो रहा। क्या है ऐसा डीपीपी में? क्या है ऐसा डीपीपी में? एक सेकंड रुको जरा, हम भी देख लें डीपीपी इतनी प्रॉब्लमैटिक क्यों हुई तुम लोगों के लिए। एफकेट गरुड़ 2.0 है ना? एफकेट गरुड़ कहाँ गया? डीपीपी पीडीएफ तो आने रही दो। In the collection of 5 numbers, the average of first 4 is 20, last 4 is 22. The average of first and last is 24. What is the average of first number? Cricket exclude वाला है। Average 45 लो। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना कर सके। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इन डीपीपी, लास्ट सेकंड डीपीपी को देखकर बोल रहा हूं मैं, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आप ऐसा नहीं कह सकते फिर जो ना कर सके। और आपको खुद शर्म आ जाएगी अगर मैं एक दो सवाल अगर करा दिए ना, आपको खुद लगेगा कि हम बेसिक्स की तरफ क्यों नहीं भाग रहे हैं। आप ऑलवेज शॉर्टकट्स की तरफ क्यों भागते हो? आप शॉर्टकट की तरफ ही क्यों भाग रहे हो ऑलवेज? आपको क्या लगता है कि हमेशा हर चीज शॉर्टकट से ही होती है? अगर शॉर्टकट से होगी तो हम बेसिक क्यों कराएंगे? पर्टिकुलर क्वेश्चंस के पर्टिकुलर शॉर्टकट्स बनते हैं, बट पूरी मैथमेटिक्स के कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर पूरी मैथमेटिक्स के शॉर्टकट होते ना मेरे प्यारे बच्चों, तो हर कोई आज बीएससी एमएससी और पीएचडी करके बैठता। मैथमेटिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है जो अपने बेसिक्स को पकड़ कर चलता है, अपनी जड़ों को पकड़ के चलता है, कभी भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता है। और जिसने जड़ें छोड़ दी वो कभी भी रुकेगा ही नहीं, वो आंधी में उड़ जाएगा। तो जड़ों को पकड़ो मेरे भाई, क्योंकि अगर जड़ों को पकड़ लोगे तो नए सवालों को उड़ा दोगे, और जड़ों को नहीं पकड़े तो आंधी में उड़ जाओगे। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन कहीं टफ लगा मुझे, कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा कि ये हो नहीं सकता या वो नहीं हो सकता। पूरा चैप्टर विदाउट शॉर्टकट में सिर्फ इस पर खत्म कर सकता हूं। आपका डीपीपी का एक एक क्वेश्चन विदाउट शॉर्टकट में इस पे खत्म कर सकता हूं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर, ओनली ऑन अ सिंगल कॉन्सेप्ट। आप बता देना मुझे कौन सा है। आज तो वैसे भी मुझे बहुत लंबा नहीं है। कोई बात नहीं, आपको टफ लगा मैं बता दूंगा। चलिए अब पहले सवालों को करते हैं। ए एंड बी, अब देखो दोनों के बीच में एंड लगा है, यानी कि कोई चॉइस नहीं है, वी हैव टू टेक बोथ, हमें दोनों को लेना पड़ेगा।
ए एंड बी वर्क को करते हैं 72 डेज में, एंड बी एंड सी दोनों मिलकर करते हैं काम को 120 डेज में, और सी और ए मिलकर काम को कर रहे हैं 90 डेज में, राइट? गॉट इट? नाउ वी टेक द एलसीएम। एलसीएम आप लोगों ने ले लिया होगा, 360 आ रहा है, 360 360, 72 से 5 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा। ये समझाने की जरूरत नहीं है आई थिंक सभी को, बिकॉज हमारे पास डेज थे, हमने वर्क निकाल लिया टोटल, और ये हमारे पास आगे वर्क पर डे, ये 5 काम करेगा, ये 3 करेगा, ये 4 करेगा। अब सुनना मेरी बात, यहां तक जितना बोला था मैंने कर दिया। अब क्या कहता है, इन हाउ मेनी डेज ऑल द 3, सब साथ में टुगेदर कैन डू द वर्क। अब सब मिलकर मतलब जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो आप देखो, ए और ए 2 बार होगा, बी और बी 2 बार होगा, सी और सी 2 बार होगा, हर कोई 2 बार होगा, तो 2 कॉमन लेके ए बी सी में बाहर कर देता हूं, ए बी सी क्या कर देता हूं, बाहर कर देता हूं। यहां पर कितना हुआ, 5 3 8 और 4 12, ये हुआ 12 वर्क पर डे। 2 से कैंसिल आउट करूं, 6 वर्क पर डे, किसका, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का। ठीक, अब तुम चैटिंग कम करो प्रिया, जो मैं समझा रहा हूं प्लीज ध्यान दो। 2 से कैंसिल आउट किया, 6 वर्क पर डे, ए प्लस बी प्लस सी 6 वर्क पर डे करेंगे। अब मुझे समय निकालना है बच्चों, समय निकालने के लिए मुझे टोटल वर्क पता होना चाहिए और करने वालों की कैपेसिटी। तो 6 है, 6 से कैंसिल आउट किया, 60 डेज का समय लगेगा और पूरा काम ये तीनों मिलकर खत्म कर देंगे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सर आप टीचर हैं मैथ्स के, मैं एक अच्छा टीचर कैसे बना, मैं आपको बताता हूँ। मेरी एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10 मिनट आप मेरे को दे दो, जो ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, ताकि आप भी उस तरीके से सोच पाए जिस तरीके से मैं सोचकर पढ़ाता हूँ। मेरा मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और जो ये बात मैंने बोली थी कि आई गॉट ओनली 33 मार्क्स इन माई मैथमेटिक्स इन हाई स्कूल, इट्स ट्रू एंड ट्रू, लिटरली इट्स ट्रू। और जिसको मेरी मार्कशीट देखनी हो बता देना, मैं अगली क्लास में लगा के ले आऊँगा, और मुझे कोई शर्म नहीं आती है बोलने में कि मेरे मैथ्स में 33 मार्क्स थे। और 33 मार्क्स भी जिस तरीके से थे ना, आप लोग उस पर भी हंसोगे, आप उस पर भी हंसोगे। मेरे 33 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, ठीक है। आउट ऑफ 100 में भी क्या होता था कि 20 नंबर का एक प्रैक्टिकल होता था, तो 20 नंबर के प्रैक्टिकल में मेरे पास 17 मार्क्स थे, और 80 नंबर की थ्योरी में मेरे पास सिर्फ 16 मार्क्स थे। तो टोटल 100 में से मेरे पास सिर्फ कितने मार्क्स थे, आउट ऑफ 100 आई गॉट ओनली 33 मार्क्स। और ये सिर्फ मैथ्स का ही हाल नहीं था, दिस इज नॉट ऑल अबाउट मैथ्स, वो भी सीबीएसई बोर्ड एंड इंग्लिश मीडियम। पिछले 10 से 12 साल में सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही पढ़ा, 10 to 12 ईयर्स, जिसमें जो है एलकेजी वगैरह तो मैं पढ़ा ही नहीं कभी, फर्स्ट क्लास से ही पढ़ा था। तो ये जब सिर्फ जो है, क्या बोलूं, कभी कभी वो बातें याद आती है तो थोड़ा दर्द भी होता है कि काश कुछ और बेहतर कर सकते, और फिर सोचते जो हुआ अच्छा ही हुआ, अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैथ्स में 33 मार्क्स थे, साइंस में 33 मार्क्स थे, सोशल साइंस में 33 मार्क्स थे। आप सोच रहे होगे सर आप तो फेंक ही रहे हो आप। इंग्लिश में 52 थे, और हिंदी में मेरे पास 48 थे। कुल मिलाकर 38.5% मार्क्स मेरा बना था, ठीक है। नहीं, 20 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल्स में दिए जाते थे सीबीएसई में। 2009 की बात कर रहा हूँ, आई एम 2009 पास आउट 10th, एंड 2011 12, 2014 ग्रेजुएट बीएससी, 2016 एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट, एंड 2021 बीएड, ठीक है। मेरे पास 3 डिग्रीज हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड, और सारी मैथमेटिक्स में, सारी मैथमेटिक्स में थी। अब आप सोचो कि वहां से मेरे को यहां तक आने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में जो आई वो क्या आई
ये जब भी रिजल्ट मेरे पास आया तो ये मुझे एक्सपेक्टेड था, बट इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ज़्यादा गंदा होगा। ठीक है, मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। नहीं, उस टाइम नहीं चाहिए होते थे खुशी, नहीं थे उस टाइम। अगर उस टाइम चाहिए होते तो मैं पास आउट नहीं होता। मैं वही कह रहा हूँ कि पास्ट को मैंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया अपने साथ। वही आप लोगों को समझाता हूँ कि जब ये मार्क्स मेरे पास आई तो मैंने खुद से एक बात की, क्योंकि मैं क्लास में फर्स्ट भी आया हूँ, कई बार फर्स्ट आया था, और मुझे ये समझ में आया कि चीज़ें जो है मेरे फेवर में नहीं है। और उस टाइम सिचुएशंस कुछ ऐसी थी भी कि मैं पढ़ भी नहीं पाता था, बहुत सारी चीज़ें संभालनी पड़ती थी, पापा की भी हेल्प करनी पड़ती थी, फिर अपना खेलना कूदना भी था। मैं बहुत अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर रहा हूँ, क्रिकेटर रहा हूँ, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। एडवांस डिसीजन मेरे से पढ़ लोगे तुम परेशान हो जाओगे। मेरा सीडीएस का बैच कभी देखना किसी क्लास को, तो आपको पता चलेगा एडवांस की जो मैं धज्जियां उड़ाता हूँ, मतलब धागे खोलना जिसको कहते हैं, कि हर चीज का क्यों जानो, हर चीज का क्यों। अर्थमेटिक एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी परसेप्शन, आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। बट एडवांस मैथ्स में धागे खुलते हैं, बड़ा मजा आता है, वो एक अलग चीज है। मैथ्स कैसे स्ट्रांग हुई मैं उसी पर आ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। फिर मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि मेरे फादर बहुत स्ट्रगल करते थे मेरी पढ़ाई के साथ, कि भाई तुम पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। जब ये रिजल्ट उनके सामने लेकर पहुंचा तो बहुत मार पड़ी, बहुत ज़्यादा, बहुत पिटा। जिस बैट से मैं क्रिकेट खेलता था वो बैट सबसे पहले मेरे ऊपर टूटा। मैं घर से भाग गया, और घर से भाग के जाने के बाद मेरे पास एक ही रास्ता था, सिर्फ मेरे दादाजी, जो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। 2016 में वो मुझे छोड़कर चले गए, तब से मैं अकेला सा हो गया हूँ, और थोड़ा शांत भी हो गया हूँ, क्योंकि उनके जाने के बाद मेरे सर से वो कहते हैं ना साया हटना। क्योंकि पिताजी ने साथ हटा दिया था हाई स्कूल के बाद ही उन्होंने मेरा, कि अब नहीं पढ़ोगे तुम, पता है मुझे। उनके पास पहुंचा, मैंने उनको बोला कि दादाजी मुझे एक चांस दिलवाओ, मैं बहुत अच्छा करूँगा। तो वो आर्मी में कैप्टन थे एक्चुअली, तो उन्होंने कुछ देखा होगा, ऑब्वियसली बात है, वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं। बहुत अच्छे हॉर्स राइडर थे और शार्प शूटर भी थे वो। उन्हें एनालाइज किया, बोले ठीक है जाओ, कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया, मेरे घर से निकाल के मुझे मेरी बुआ जी के यहाँ शिफ्ट कर दिया, कि तुम वहाँ जाओ, मैं फ़ोन कर देता हूँ गुड़िया को, और वहाँ जाके पढ़ाई करो। अब जब वहाँ पहुँचा पढ़ाई करने के लिए, तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि मैं अपने माइंड में ये बांध के बैठ गया था कि मैथमेटिक्स क्यों सब्जेक्ट कमज़ोर है, मुझे इसको बहुत अच्छा करना है। ठीक है, इसको अच्छा करना है, ये मैं अपने दिल में बिठा चुका था कि मुझे इसमें सबसे बेहतर करना है। साइंस में भी थे, सोशल साइंस में भी 33 थे, इंग्लिश में भी कम थे, हिंदी में भी कम थे, बट मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मेरे लिए हमेशा एक हर्डल बना रहा। बहुत परेशानी हुई। फिर मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि भाई अब, और गलत भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम सबने ये सोचा कि यार अब ये पढ़ेगा नहीं, बेकार में इसको ऊपर बहुत पैसा वेस्ट हो रहा है, एक काम करते हैं इसको गवर्नमेंट स्कूल में डाल देते हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल यूपी में यूपी बोर्ड के ही होते हैं, सीबीएसई बोर्ड के गवर्नमेंट स्कूल होते नहीं है, वो दिल्ली में ही होता है सर। तो मुझे यूपी बोर्ड में शिफ्ट कर दिया गया। और बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत जगह से जुगाड़ लगा के कैसे भी मैंने साइंस ले ली। उसमें पार्षद का लेटर भी लगा, क्योंकि इतने मार्क्स पे कहाँ साइंस मिलती है यार। उसमें बुआ जी, हमारे फूफा जी हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, और उन्होंने पार्षद वगैरह से बात करके स्कूल में चेक लगा के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा के मेरे को साइंस साइड दिलवा दी। अब जब मेरे को साइंस स्ट्रीम मिली, तो वहां तो मैं और ज्यादा परेशान। क्यों? रीजन क्या था? जहां मेरे से एक एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक नहीं हुई, अब वहां प्रॉब्लम क्या, 11th और 12th में 2 साल में मुझे 6 किताबें पढ़नी होती थी मैथ्स की, 6 मैथ्स बुक। अब वो 6 किताबें मैंने आज भी बाइंड करा के अपने घर पे रखी हुई है, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। ट्रिगो, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, डायनामिक्स और स्टैटिक्स। अब ये 6 किताबें, और हर किताब में मुझे याद नहीं है अभी कितने कितने टॉपिक्स थे, बट ऑन एवरेज 15 टॉपिक होते थे।
ऑन एवरेज समझ लो, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में। अलजेब्रा में 21 टॉपिक थे, ट्रिगो में 12 टॉपिक थे, तो ऑन एवरेज मैंने निकाला 15 टॉपिक हैं और मेरे पास 6 किताबें, मेरे पास 90 टॉपिक थे पढ़ने के लिए। अब ये 90 टॉपिक समझ में तब आएंगे ना जब 10th में कुछ पढ़ा हो, बेसिक थे ही नहीं, बेसिक बिल्कुल जीरो। ऊपर से हिंदी मीडियम, कहां मैं पिछले कई सालों से इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा हूं, समझ में ही ना आए क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं बड़ा परेशान। मैंने अपने ट्यूशन वाले भैया से बात की जो मुझे पढ़ाते थे, मैंने उनसे डिस्कस किया, मैंने भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं सीखना चाहता हूँ, आप मुझे बस गाइड कर दो कि मैं कैसे करूँ। तो उन्होंने कुछ देखा होगा और आज तक वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इतनी गहरी जुड़े हुए हैं कि वो छोटा भाई मानते हैं मुझे अपना, बहुत गहरी वो है मेरी और उनका रिलेशन जो है। उन्होंने सजेस्ट किया बेटा एक काम करो, 6th 7th 8th 9th और 10th ये 5 किताबें खरीद कर लाओ, 5 बुक्स। मैंने 1 महीने इसको झेला चुपचाप, समझ भी नहीं आया कुछ भी, समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बेसिक्स बिल्कुल गिरे पड़े, कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि ये बुक्स खरीद कर लाओ और यहां से शुरुआत करो, 6 पढ़ो, फिर 7th पढ़ो, फिर 8th पढ़ो, फिर 9th पढ़ो, फिर 10th पढ़ो। अब मैं 6 की बुक लगाना स्टार्ट किया, थोड़ा कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। 7th लगाया, 6 महीने तो मैं यही करता रहा, 6 मंथ्स, और साथ में क्लासेस करता रहा, नोट्स बनाता रहा, सिर्फ दैट्स इट, नोट्स बनाता रहा। लेकिन जब मैं इनको पढ़ने लगा, जैसे ही मैं 8th 9th 10th पर 9th और 10th वाली बुक्स को जैसे ही मैं पहुंचा, क्योंकि ये मैंने बहुत जल्दी खत्म कर ली थी, 1.5 महीने में खत्म कर ली थी। उसके बाद 9th और 10th की बुक्स को लगाते 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 जो है मेरे बेसिक स्ट्रांग होने लगे, तो मुझे ये बुक समझ में आनी शुरू हो गई। फिर मैंने, जो मेरे को मैथ्स का चस्का लगा, मैंने 1.5 साल रात में 11:30 बजे सिर्फ मैथ्स लेकर बैठता था मैं, और सुबह 3:30 बजे तक, ये 4 घंटे मैंने डेली के फिक्स कर रखे थे और मैंने 1.5 साल ये मेहनत की, 1.5 साल। देन आई गॉट 78 मार्क्स फ्रॉम यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, और विदाउट एनी चीटिंग, ये भी बता दे रहा हूं सच्चाई से, विदाउट एनी टीचिंग आई गॉट 78 मार्क्स फ्रॉम यूपी बोर्ड, जो मेरे टाइम पे 2011 में बहुत होते थे, बहुत होते थे, यकीन मानो आप। और नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, 82 मार्क्स इन केमिस्ट्री, फिजिक्स में कम रहे, 62 तक ही रहे थे। 82 मैं केमिस्ट्री में गया, फिजिक्स में कम रहे, इंग्लिश में भी ठीक ठीक रहे, मुझे याद नहीं इंग्लिश और उसके, मैथमेटिक्स मेरा मेन टारगेट था, तो 78 मार्क्स मेरे यहाँ पर आए। और आफ्टर 12th आई स्टार्टिंग माई टीचिंग कैरियर, आई स्टार्टेड टीचिंग फॉर 9th and 10th क्लासेस, देन आफ्टर 11th and 12th एनडीए क्लासेस, एनडीए पढ़ाया मैंने बहुत सालों तक, लगभग 6-7 सालों तक मैंने यही 9 to 12th एंड एनडीए पढ़ाना स्टार्ट किया। और देन आफ्टर आई स्विच टू कंपटीशन क्लासेस, मैंने क्या कहते हैं एसएससी पढ़ा है, एसएससी की बहुत सारी एग्जाम्स निकाली। अच्छा एक चीज बताना भूल गया, आई गॉट सिलेक्टेड इन 2014 एज एन टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन चेन्नई। ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइन किया और वापस आ गए, क्योंकि मुझे सिर्फ ये करना था कि जिस मैथ्स को मैंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है, वो मैथ्स का डर मैं उन बच्चों के दिमाग से निकालूं कि मैथ्स एक टफ सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स एक बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। मैं सोता था, क्यों नहीं सोता था, बिल्कुल सोता था। सुबह 3:30 बजे बंद कर दिया, उसके बाद मैं 8-9 बजे तक सो रहा हूं। उसके बाद दिन में 2-3 घंटे सोता था। स्कूल नहीं होता, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, मैं ट्यूशन क्लासेस से ही काम चलाता था, ठीक है, मैं ट्यूशन क्लासेस से ही काम चलाता था। और एट लास्ट मुझे एक चीज समझ में आई, पता है क्या, जो आज के बच्चों की बहुत प्रॉब्लम है, और अब मैं आप लोगों को इस पूरी कहानी का कंक्लूजन बताता हूं कि वो जो टाइम था और इतने सालों का जो स्ट्रगल है पढ़ाने का, इन सभी चीजों में एक चीज मैंने जो सीखी है वो मैं आपको समझाता हूं। जब हम क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं कि ये क्वेश्चन हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना नहीं हो रहा है, तो हम सिर्फ क्वेश्चंस को ही समझते रह जाते हैं। हम कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागेंगे जिस दिन, कि इस चैप्टर के ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इस चैप्टर के ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इस चैप्टर के ये कॉन्सेप्ट्स हैं, तो जिस दिन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बहुत कम होता है, क्वेश्चंस इनफाइनाइट है, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। शॉर्टकट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, शॉर्टकट कभी इंपॉर्टेंस नहीं होता,
शॉर्टकट सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए, कुछ चीजों को सिंपल करने के लिए होते हैं। और शॉर्टकट ओवर द पीरियड ऑफ प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करते हो वो सेट हो जाते हैं। मेरे को रात में 12 बजे उठाओ, सर ये पढ़ाना है, तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 13 साल में क्या किया है, मुझे पता है, मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट है। मैं अगर क्वेश्चन नहीं भी लेकर जाऊंगा तो मुझे हर टाइप का क्वेश्चन याद है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन है, ऐसा बना दो, ये बना दो, वो बना दो। और इन सभी का एट लास्ट एक ही तरीका है, कॉन्सेप्ट को रटा नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा। जब एडवांस मैथ्स की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं। एक तो बच्चों को ना आजकल ये प्रॉब्लम है कि बच्चों को मैथ्स पढ़ना नहीं आता। मैथ्स से भागने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि मैथ्स को पढ़ना नहीं आता। देखो, जब तक आप मैथ्स में क्यों एक शब्द वाई नहीं ढूंढना शुरू करोगे, तब तक आपको मैथ्स कभी आएगा ही नहीं। मैथ्स कभी आएगा ही नहीं। मैंने इस क्वेश्चन मार्क के पीछे भागना शुरू किया, और जब मैंने भागना शुरू किया मुझे जवाब मिलते चले गए। मैथ्स इंटरकनेक्टेड होता है, वो कनेक्शन ढूंढना सिर्फ ये वाई सिखाता है। आपको टीचर ने बोल दिया ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, आपने मान लिया। कभी पूछो क्यों होता है, कभी पूछो क्यों होता है, क्या चाहिए? हाँ, नहीं, क्यों हटानी है? तो क्यों होता है? आपको बोल दिया टीचर ने कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़कर 1 होता है, आपने नहीं पूछा क्यों होता है। आपको बोल दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, क्यों होते हैं, आपने नहीं पूछा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, आपने नहीं पूछा, आपने नहीं पूछा। मैंने बस वो पूछा नहीं, मैंने उन चीजों को ढूंढा। क्योंकि मैं अगर इन चीजों को पूछता, मेरी इतनी बड़ी क्लास में 200 स्टूडेंट पढ़ते थे, मैं भैया से ही पूछता कि भैया क्यों होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, एक टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि वो ये मान के चलता है आप हाई स्कूल क्रॉस करके 11th क्लास में आए तो आपको ये पता होगा। और उन सब चीजों की रिक्वायरमेंट एज अ स्टूडेंट लाइफ में कभी नहीं रही। बट एज अ टीचर जब मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है कि ये चीजें हैं क्यों। जब मैंने उन क्यों के जवाबों को ढूंढना शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि मैथ्स से ज्यादा खूबसूरत सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं क्या करता था, रोड पर चलता था टेम्पो में बैठा हुआ, तो मैं बाहर गाड़ियों की नंबर प्लेट्स को देखता था, लास्ट के 4 डिजिट होते हैं, मैं दो दो करके जोड़ना शुरू कर दिया। पहले सिंगल सिंगल जोड़ता था, फिर दो दो करके जोड़ता था, फिर मैं उनको डिवाइड करने की कोशिश करता था। उससे मेरी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती गई। फिर उसके बाद पढ़ाता भी था तो कैलकुलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगी। तो था क्या, ये सब एक प्रैक्टिस का दौर था। मैंने हर जगह मैथ्स को देखने की कोशिश की, मेरे हर जगह मैथ्स है। मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट विच इज इंडिपेंडेंट टू ऑल, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता। बट एवरी सब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज डिपेंडेंट टू मैथमेटिक्स। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? Maths is independent to all subjects, but every subject in this universe is dependent to mathematics. Without mathematics, we cannot study any subject. हम कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। ये मैथ्स की खूबसूरती है। एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज वेरी ब्यूटिफुल, मैथ्स डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन इट। मैथमेटिक्स में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। आप इंग्लिश में जाओगे एक्सेप्शन मिलेंगे, केमिस्ट्री में जाओगे, फिजिक्स में जाओगे, हर सब्जेक्ट एक्सेप्शन लेकर घूम रहा है एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स दो पार्ट पे है। अप टू 10th जो आप पढ़ते हो दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो आपका पोर्शन भी है। उसमें भी कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके उसमें आते नहीं है, लाइक ट्रिगो, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का कुछ पार्ट अभी ऐड किया हाल फिलहाल में, है ना। उस प्रैक्टिस स्टार्ट करने के दौरान मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था। ये भी कहानी मैं आपको छोटी सी बताऊंगा कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मैं फ्रस्ट्रेट भी हुआ, और एक हद तक इतना फ्रस्ट्रेट हुआ कि मैंने किताबों को फाड़ कर गिव अप करने का सोचा। रात में गिव अप कर देता था, 12 बजे 1 बजे, नहीं हो रहा यार, क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। भाई यही बहुत मुश्किल था। बट सुबह उठ के ना खुद से एक बार खुद से बात करना जरूरी होता था। तो मैं सुबह जल्दी उठा और देखा, भाई रात में जल्दी सो गए तो नींद तो वही है पोर्शन। सुबह उठा जल्दी, मैंने सोचा खुद में कि कारण तो ढूंढो क्यों नहीं हुआ। किताब फाड़ना सोल्यूशन नहीं है, शांति रखो, खुद को शांत किया।
और खुद को शांत करके ही मैथ्स लगाया जा सकता है। हम ये सोचते हैं, एक अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के अंदर आती होगी, मेरे टाइम पे भी आई है, कि अगर मैं 100 क्वेश्चन लेकर बैठा हूं तो मेरा टारगेट ये रहता है कि 100 के 100 क्वेश्चन मुझसे हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। आप सबसे पहले 100 में टारगेट किया करो 50% होने चाहिए। 50% तो होने ही चाहिए। आपसे 50 का टारगेट करोगे, आप एक्सपेक्टेशन इतनी हाई क्यों रखते हो खुद से? इतना ज्यादा हाई मत रखो। लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो 50 क्वेश्चन छूट रहे हैं वो भी धीरे धीरे आपसे होना शुरू हो जाएंगे व्हेन यू कंप्लीट योर सिलेबस। क्योंकि आपके अर्थमेटिक में नहीं पता होता है कि रेशियो में परसेंटेज का लॉजिक लग रहा है, परसेंटेज में रेशियो का लॉजिक लग रहा है, एवरेज का लॉजिक लग रहा है, टाइम एंड वर्क में परसेंटेज का लॉजिक लग गया, रेशियो का लॉजिक लग गया। द पिलर ऑफ मैथमेटिक्स आर 3 सब्जेक्ट्स। अर्थमेटिक की जो पिलर्स हैं वो 3 टॉपिक्स हैं। वो क्या क्या है मैं बताता हूं आपको। अर्थमेटिक जो है, जितना भी अर्थमेटिक आप पढ़ते हो वो 3 पिलर्स पर डिपेंड करता है। एक है आपका एवरेज, जो आपने एक पिलर पूरी तरीके से पढ़ लिया है। दूसरा है आपका परसेंटेज, और तीसरा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी रेशियो। इन 3 टॉपिक्स पर पूरा अर्थमेटिक टिका हुआ है ना? ये क्या किया? आपके दोस्त नहीं थे कॉलेज में? थे यार, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। देखो अपना, यार देखो, 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक शो ऑफ करने वाले स्टूडेंट होते हैं और एक कम समय में प्रोडक्टिविटी दिखाने वाले स्टूडेंट है। तो मैं सेकंड टाइप का रहा हूं। मैं दोस्ती भी की, लड़ाई झगड़े भी किए, घूमे भी। हम घूमे इन द सेंस शहर में घूमे, कभी बाहर जाने का मौका नहीं मिला। सब कुछ किया है मैंने अपनी लाइफ में। मैं बहुत ज्यादा सीधा नहीं रहा हूं। मैं ये बोलूं कि नहीं आई वॉज द आइडियल स्टूडेंट, नहीं था मैं। स्कूल बंक किए हैं मैंने, 2-2 महीने में स्कूल नहीं गया हूं। उसका रिजल्ट था ये 33 मार्क्स। स्विमिंग का शौक था, स्विमिंग बहुत करने जाता था। 5-5 6-6 घंटे में स्विमिंग कर रहा हूँ, पूरा पूरा स्कूल बंक हो गया। सुबह का निकला हुआ हूँ और पहुंच रहा हूँ घर पे। मम्मी समझ जाती थी, बेटा आज स्कूल नहीं गया, स्विमिंग करके आया। क्यों? क्लोरीन पड़ा है, धूप में साइकिल चला के आएंगे, घर पहुंचेंगे, पसीना आएगा, बॉडी ब्लैक होगी। मम्मी को पता चल गया, हाँ भाई गए नहीं आज स्कूल। नवरत्न तेल डाल लिया सर में, खुशबू अलग महक रही है। घर में नवरत्न तेल है नहीं तो लगाया कहाँ से? ऑब्वियसली बात है। तो उनका रीजन मुझे पता था, मुझे अपनी कैपेसिटी पता थी। डेफिनेटली आई मेरे को 90% मार्क्स नहीं आने चाहिए थे, बट मुझे इतना पता था कि 50% प्लस मार्क्स आने चाहिए थे, 50 to 60% आने चाहिए थे। तो अंदर से एक आवाज आती है, क्या ये डिजर्व करते हो? तो अंदर से मेरी आवाज आई कि नहीं, ये तो डिजर्व नहीं करते हो, तुम ऐसे कभी थे ही नहीं। कम पढ़े हो मानता हूं, लेकिन तुम कर सकते हो। एक होता ना कि तुम कर सकते हो, एक होता है कि नहीं कर सकते हो। ये मेरी औकात में, ये मेरी औकात में नहीं है। सीधी सी बात है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं बहुत ज्यादा आइडियल नहीं रहा हूं अपनी लाइफ में। मैं कोई बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में कि मैंने ये अच्छा किया, मैंने वो अच्छा किया, ये मेरे अचीवमेंट्स है, वो मेरे अचीवमेंट। मेरा अचीवमेंट मेरा मैथ्स है। मैंने मैथ्स को समझा है, मैंने मैथ्स को समय दिया है। आप लोगों से भी क्या कहता हूँ, सब्र रखो। क्योंकि मैंने जब सब्र रखा और समय दिया तो मुझे चीजें दिखने लगी। बहुत सी चीजें जो आपको नहीं दिखती, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिखता है, उसका सोल्यूशन दिखता है, दैट्स इट। मुझे उसके अंदर बहुत सारी चीजें दिखती, मुझे डायमेंशंस दिखती है। उसमें डायमेंशन देखता हूँ, अलग अलग तरीके ढूंढता हूँ करने के। जितना भी मैथ्स है आप अर्थमेटिक जो आपके सिलेबस में पढ़ोगे आप, वो सारा मैथमेटिक्स आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। एवरेज का मैंने बताया कि मम्मी को पता होता है एवरेज में कितना सामान मंगवाना है, कितना नहीं मंगाना, कितना डालना है। आपको कैसे पता कि 4 लोगों का खाना बनना है तो नमक आधा चम्मच डालना है, 2 चम्मच डालना है, 3 चम्मच डालना है। 4 लोगों की चाय बननी है, कितना ml दूध जाएगा, कितनी चाय पत्ती जाएगी। तो ये एक चीजें हैं, ये एनालिसिस है। परसेंटेज की बात करो, परसेंटेज फायदा घाटा, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बिना परसेंटेज के नहीं चलते। रेशियो बिना स्पीड डिस्टेंस टाइम, रेशियो स्पीड डिस्टेंस टाइम बिना रेशियो के नहीं चल सकता। ट्रेन नहीं चल सकती, बोट नहीं चल सकती। सब टॉपिक डिपेंडेंट है इन 3 टॉपिक्स पर। इन 3 ही टॉपिक्स पर पूरा डिपेंडेंट है। अब बात ये आती है, आज के टाइम में सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे ये है कि बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है। डिस्ट्रैक्शन बहुत है। और अगर लाइफ में इसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन बना रहेगा, डिस्ट्रैक्शन मैं कहता हूं आपके सामने नहीं, हमारे सामने भी आजकल डिस्ट्रैक्शन इतने ज्यादा हो चुके हैं।
मेरे घर में आप डिस्ट्रैक्शन के नाम पे मैं बताऊं आपको क्या क्या मिलेगा। टीवी मेरे घर में है, कंप्यूटर मैंने अपने गेमिंग के लिए बनवाया, गेमिंग का शौक है और जब से बनवाया 1 साल से ऊपर हो चुका है, मैं आज तक उसमें बैठ के 2 घंटे गेम नहीं खेल पाया। 1.5 लाख रुपए खर्च करके मैं सिस्टम बनवा के लाया था बड़े शौक में, बहुत पुराना सपना था कि चलो बनवाता हूँ, लाया, स्टेयरिंग व्हील लेकर आया। मेरा बेटा कभी कभी खेलता है, उसे खुशी मिलती है, भाई चल ठीक है तेरे काम आ जाएगा। क्योंकि अब एक्चुअली क्या ना, अब जिस एज पे है, ये हमारी कमाने की, घर चलाने की एज है, तो नहीं हो पाता, टाइम नहीं दे पाते। टैब मेरे पास है, लैपटॉप मेरे पास है, मोबाइल मेरे पास है, स्क्रीन ही स्क्रीन है घर में। अब डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं खुद को। क्योंकि एक स्क्रीन से निकल के दूसरी स्क्रीन, आप नोटिस करो आप पूरे दिन में क्या है ना, आप नोटिस करो कि आपका पूरा दिनचर्या क्या है। आप मोबाइल देखकर उठते हो, मोबाइल देखकर सोते हो, दिन में फ्री टाइम में शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो। आप ही नहीं, मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ, लेकिन जब होश में आता हूँ, अरे यार क्या कर रहा हूँ, 1 घंटा खराब हो गया। सो हमें उस चीज से बचने के लिए अपने आप को बांधना पड़ेगा। अब बांधने का तरीका क्या है? सुबह उठते ही बांधना शुरू करो खुद को। उठने के साथ ही धरती माँ को प्रणाम करो, बढ़िया ग्लास पानी पियो, एक एक दो जो भी आपकी कैपेसिटी है, फ्रेश हो जाओ और एक बार वॉशरूम में घुसो। तो मेरा तो सीधा मानना है, अगर आप अपने दिन को बहुत अच्छा करना चाहते हो, कि जब फ्रेश होने जाओ तो अपनी टॉवल लेकर जाओ, तुरंत फ्रेश हो, तुरंत ब्रश करो और तुरंत नहा लो। अगर आपने गैप दे दिया बीच में, अगर आपने गैप दे दिया बीच में, अगर आपने ये सोच लिया अरे यार चलो अभी फ्रेश हो लिया, ब्रश कर लिया, लाओ कुछ खा लूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगा, फिर ये करूंगा, उसी दौरान आप मोबाइल स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दोगे और वो टाइम किलिंग होता चला जाएगा। नहाने में, फ्रेश होने में, ब्रश करने में हार्डली 20 मिनट्स का टाइम लगता है, हार्डली। वहां से निकलते ही सीधा मंदिर की तरफ बढ़िया दीपक जलाओ, भगवान के सामने थोड़ी देर बैठो, जिस भी मजहब को आप मानते हो, हिंदू मुस्लिम जो भी है, जो आपको ठीक लगता है, बैठो, दुआ करो, उसके बाद उठ जाओ। बढ़िया सा नाश्ता अगर बन गया है तो बहुत अच्छी बात है। वॉक पर जाना चाहो, वॉक पर निकल जाओ, बढ़िया सूदिंग सॉन्ग चलाओ, मंत्र चला लो घर में, घर का भी काम होता है। रजनी, मैं मानता हूँ घर का काम होता है, लड़कियों पर जिम्मेदारी होती है, कुछ लड़कों पर भी होती है, मैं मानता हूँ। आप, अब लड़कियां क्या है, इस प्रॉब्लम में है कि भाई सुबह उठ के अगर नहा लिया तो घर के काम करेंगे, पसीना आएगा, गंदगी होगी, मैं मानता हूँ। तो आप एक काम करो, आप उठो, आपके पास जो काम है, अब देखो घर में है लोग तो सबका काम बटा होता है। मान लो आपको जो है क्या कहते हैं, झाड़ू पोछा दे दिया होगा मम्मी ने, सुबह उठते भी नहीं कहीं मम्मी किचन में चली जाओ, तो आप झाड़ू पोछा लगा के, आपको लग गया मैं गंदी होगी, फटाफट जाओ नहा लो, ठीक है, नहा लो। नाश्ता बनाना है, आप नाश्ता बना लो। फिर आप क्या करें, जैसे ही आपको थोड़ा सा टाइम मिले, थोड़े से टाइम में आप तुरंत आपकी आज की टू डू लिस्ट बना दो। आप तुरंत एक पेज पर टू डू लिस्ट बना दो, जहां पर भी बैठकर आप पढ़ते हो उसके सामने इसको रख दो। आपकी टू डू लिस्ट किस तरीके से होनी चाहिए कि मैंने 10 बजे तक काम खत्म कर लिया, अब 10 से 11 बजे तक मुझे मैथ्स में, अब मैथ्स नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, एवरेज के 50 क्वेश्चन ये रहे सिलेक्ट, किताब लेकर बैठे हो, ये 50 क्वेश्चंस मेरे को करने हैं, 10 से 11 12 जो भी आपके पास टाइम। तो प्रॉपर तरीके से, एक होता है क्या, एक क्या होता है कि आपने जो है लिख दिया मैथ्स पढ़ेंगे, अब देखना, सुनना मेरी बात, एक होता है कि बच्चे ने मैथ्स लिख दिया, अब मैथ्स लिख दिया, वो 10 बजे बैठ भी गया पढ़ने, अब वो क्या देख रहा है, यहाँ पे मैथ्स लिखा हुआ है, उसको डायरेक्ट एक कंफर्म रूट नहीं पता वहां तक क्या पढ़ना है, ठीक है, कंफर्म रूट नहीं पता है कि उसको क्या करना है, ठीक। 10 से 12 उसको मैथ्स पढ़ना है, अब वो ये लिख देगा, तो 10 बजे जब वो मैथ्स पढ़ने बैठेगा ना, अब वो पहले फिर सर्च करेगा, क्या पढ़ूं, क्या पढ़ूं, ठीक है, क्या करूं, फिर वो 15-20 मिनट 25 मिनट में वो सिलेक्ट कर पाएगा। आधे घंटे पढ़ेगा, दिमाग तुरंत डाइवर्ट करेगा, अरे यार छोड़ो मैथ्स समझ में नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ, हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, ज्योग्राफी पढ़ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो वो 2 घंटे, आपने घंटे पढ़े हैं सिर्फ, आपने प्रोडक्टिव कुछ नहीं किया। लेकिन जब आप लिखोगे कि मैथ्स में फ्रॉम पेज नंबर दिस टू दिस, क्वेश्चन नंबर दिस टू दिस, ये करना है,
फिर आपने 2 बजे से टाइम दिया 2 to 3, मेरे को सिनोनिम्स याद करने हैं, 30 सिनोनिम्स याद करने हैं, और कहां पर, पेज नंबर दिस टू दिस फ्रॉम दिस बुक। तो आप एक पर्टिकुलराइज करते हो, सीधे डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो जब आप डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो, ठीक है। जब आप डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो प्रॉपर, तो आप फिर मन से काम करते हो। लेकिन अगर आपने डाइवर्जन क्रिएट कर रखा है अपने लिए कि मैथ्स पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो क्लैरिटी नहीं है आपके पढ़ते टाइम कि आपको पढ़ना क्या है, जिससे हमेशा डिस्ट्रैक्शन बना रहता है और आपकी कंसिस्टेंसी वीक हो जाती है। और कंसिस्टेंसी वीक हो जाती है तो आपका टारगेट पूरा नहीं होता है, और जब टारगेट पूरा नहीं होता है तो शाम को सोते समय आत्मगिलानी होती है, सेल्फ गिल्ट होता है कि यार क्या है ये चीजें, पूरा दिन वेस्ट हो गया आज का। सिर्फ क्लासेस करना इज नॉट सफिशिएंट, क्लासेस करना ही सब कुछ नहीं है। आप देखो यार, सुनो, हर किसी की एक अपनी अपनी अलग अलग समस्या है। कॉलेज है, किसी को घर का काम है, किसी को जॉब है। ये आपको अपनी समस्या खुद से निपटनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका समय है, आपको अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा। हमारे देश में मानता हूं कि जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोग करते हैं और बहुत ज्यादा टाइम जाता है, लेकिन इतने भी निर्दयी कोई नहीं है कि जो लंच का टाइम ना देते हो 1 घंटे का, या इतना भी बैक टू बैक काम नहीं होता कि एक खत्म हुआ दूसरा, दूसरा खत्म हुआ तीसरा। वो होता है लेबर्स के साथ, जो हमारे लेबर काम करते हैं, क्योंकि उनको भी बीच में चाय और बीड़ी का समय मिलता है, ऐसा नहीं है, उनको भी दिया जाता है। सर ऑलमोस्ट टाइम इज ओवर। मैथ्स के लिए आप किरण पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए, एसएससी का, ठीक है, एसएससी का बुक ले लीजिए आप, किरण पब्लिकेशन का, टाइप वाइज क्वेश्चन है। चलिए टाइम ओवर हो रहा है तो हम इसको खत्म करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट सो मच। टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। सॉरी मैंने काफी टाइम वेस्ट कर दिया आप। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours, बी एंड सी। ए किसी काम को कर सकता है 4 घंटे में, बी और सी उसी काम को कर सकता है 3 घंटे में, ए और सी उसी काम को कर सकता है 2 घंटे में। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम हो गया 12। तो 12 वर्क हमारे पास टोटल हो गया करने के लिए, ठीक है, टोटल वर्क हो गया। 4 3 3 से 4 टाइम्स एंड 2 से 6 टाइम्स, 6 वर्क पर डे, ठीक है। अब हमें काम किससे करवाना है, हमें किससे काम करवाना है, ठीक है, हमें किससे काम करवाना है, हमें काम करवाना है बी से, बी अलोन। अब सिर्फ बी से काम करवाना है। अब ध्यान दीजिएगा, बी का काम कैसे पता चलेगा यार, बी और सी मिलकर 4 काम करते हैं। अब मुझे बी से करवाना तो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बी जो है डेली कितना काम करता है। 12 काम करवाना है बी से, मुझे नहीं पता कि बी डेली काम कितना कराता है ना। तो बी का काम कैसे पता चलेगा, अब ये दोनों मिलकर 4 करते हैं। हो सकता है कि बी 1 करता हो तो ये 3 करता हो सकता है ये 2 करता हो तो ये भी 2 करता हो सकता है ये 3 करता हो ये 1 करता हो सकता है ये 4 करता हो ये 0 करता है ना। हो सकता है, नहीं पता कि कौन कितना करता है। यानी कि जब तक सी का काम डिसाइड नहीं होगा, वी कैन नॉट फाइंड द वर्क ऑफ बी, द कैपेसिटी ऑफ बी। अब सी का काम कैसे निकले, सी यहां पर भी है। सी का काम तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि ए का काम ना निकले। ये सोचने वाली चीज है, दिस इज कॉल्ड द थिंकिंग, इसको बोलते हैं थिंकिंग। बी तब पता चलेगा जब सी पता चलेगा, और सी तब पता चलेगा जब ए पता चलेगा। तो ए तो पता है हमें इंडिविजुअल कितना है, 3। अगर सी इंडिविजुअल 3 है तो 6 में से, अब ये दोनों मिलकर 6 काम करते हैं, तो सी भी 3 काम करता होगा, तभी तो 3 और 3 6 हुआ। अगर सी यहां रख दूं 3, तो 4 में से बी कितना करता होगा, 1। अब बी की कैपेसिटी हमारे पास है 1 वर्क पर डे की। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में एक ही काम करता हो तो 12 काम करने के लिए उसको 12 दिन का समय लगेगा, एंड दैट इज द आंसर, एंड दैट इज द आंसर। देखो भाई, जिन लोगों को ये चीजें गलत लगी हो कि आज की क्लास का टाइम चला गया है, तो उसके लिए मैं दिल से माफी मांगना चाहूंगा आप सभी से, बिकॉज मैं ये सोचता हूं कि
क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तो हम सभी को बताते हैं, लेकिन लाइफ की चीज़ों को मैनेज करना भी सीखना चाहिए। और एज अ टीचर मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको सही चीज़ें गाइड करना। आगे से ध्यान रखूंगा, नहीं करेंगे। इसमें मेरा ही लॉस होता है सबसे ज़्यादा, आपका लॉस नहीं होता। लॉस क्या होता है, मेरा टाइम किल हुआ, मेरा सिलेबस पीछे हुआ, सिलेबस पीछे हुआ, मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा लोड होगा। तो एक्स्ट्रा लोड लेने का मतलब ये हो गया कि मैंने अपने लिए बेवजह की चीज़ें बढ़ा दी। बट ज़रूरी इसलिए होता है कि कई बार हम नहीं समझ पाते कि हम अपनी चीज़ों को मैनेज कैसे करें। अब चूंकि मैं एक टीचर हूं और मैं एक स्टूडेंट रहा हूं, मैंने अपनी चीज़ों को टैकल किया है, मैंने भी जॉब के साथ, टीचिंग के साथ जो है किया है, तो मुझे लगता है शायद हो सकता है कि मेरे कोई एक ऐसा सजेशन जो आपके काम आ जाए, तो मैं उस पर आ जाता हूँ। मैं भी जॉब करता था, ठीक है, तो बीच में जो फ्री टाइम होता था, अब 1 घंटे का लंच है, मैं 1 घंटे ऐसा थोड़ा ना 1 घंटे खाता ही रहूंगा। मैं अपना 10 मिनट में लंच खत्म किया, 50 मिनट्स मेरे पास है, उसमें मैं पढ़ रहा हूँ। मैं टाइम को चुराना सीखना चाहता था, तो वही चीज मैं बताने जा रहा था। बट ठीक है, खत्म करते हैं इसको। चलिए, ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। अगर मेरी अगली क्लास नहीं होती ना 9 बजे, तो मैं लिटरली मैं इसको खत्म कर देता आज। जिद्दी भी बहुत हूं मैं। ए और बी शांत हूं, बट जिद भी है कि अगर कोई ये कहेगा कि आपने काम अपना ईमानदारी से नहीं किया, तो बेटा मैं तो एक दिन में पूरा सिलेबस भी कराने की दम रखता हूँ। बट कभी कभी कुछ कहता हूँ तो थोड़ा सुन लिया करो, यही कह सकता हूँ। नहीं अच्छा लगता है तो आप सोच लो कि भाई टीचर हमारा टाइम किल कर गया। चलिए, 48 एलसीएम हो गया। इसके हिसाब से 6 वर्क पर डे, 4 वर्क पर डे और 8 वर्क पर डे। एलसीएम मैंने 48 लिया, आप लोग सोच रहे होगे 24 भी तो आ सकता है। आप 24 भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अगर 24 भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सेम ही आएगा। बस ऐसा नंबर ले लो जो 8, 12 और 6 से कट जाए। 24 लग रहा है 24 ले लो, 48 लग रहा है 48 ले लो। 8 से 3 वर्क पर डे, 12 से 2 वर्क पर डे एंड 6 से 4 वर्क पर डे। मुझे अब काम किससे करवाना है? ए और सी से करवाना है यार। ठीक है, एक काम करता हूँ, ए और सी से काम करवाता हूँ। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। ए और सी से, ए और सी से टोटल 24 वर्क करवाना है। अब इनकी कैपेसिटी पता करते हैं। अच्छा, सी की निकल सकती है क्या? अगर ए और बी की 3 है, मैं यहां रख दूं 3, तो 4 में से सी की मेरे पास 1 आ जाएगी। चलो, सी की मेरे पास 1 वर्क पर डे कैपेसिटी आ गई, राइट। अब अच्छा, मुझे ए भी चाहिए, तो अगर बी और सी का कितना काम है? 2, तो बी और सी का अगर 2 काम रख दूं, तो 4 में से ए का कितना बचेगा? 2। तो अब ए का भी आ गया 2। 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो 24 काम 3 की कैपेसिटी से 8 दिन में हो जाएगा। लीजिए आंसर। जो भाई मेरा कह रहा था कि सर मैंने आज तक नहीं मुझे समझ में आया, क्या अभी तक आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आया? सॉरी वाली बात नहीं है बेटा। हमेशा इंपॉर्टेंट होती है डिस्कशन। डिस्कशन, हम फालतू डिस्कशन तो नहीं कर रहे हैं कि हम किसी थर्ड पर्सन को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अवर कैरियर। हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? अपने कैरियर को ही डिस्कस कर रहे हैं। वो भी पढ़ाई है। पढ़ना कैसे ये भी सिखाना मेरा फर्ज बनता है, ठीक है। टीचर्स मैं देखता हूं, हम भी ऑनलाइन की इंडस्ट्री में पिछले 6-7 साल से घूम रहे हैं, देखता हूं अलग तरीके का बातें, गाली गलौज, गलत बातें, सब चलता है। मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि वो आज के टीचर है, वो जेंजी है, आज के हिसाब से चल रहे हैं। अपन जेंजी नहीं है, बहुत पुराने हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला ये रहा। यहां पे लीव करने की बात आएगी। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। अच्छा, बुक का बार बार आप लोग पूछ रहे हो तो मैं फिर बता देता हूँ। आप किरण पब्लिकेशन का बुक लीजिए, एक मैथ्स का, एसएससी के लिए, किरण पब्लिकेशन एसएससी। और ध्यान दीजिएगा, चैप्टर वाइज लीजिएगा, चैप्टर वाइज।
चैप्टर वाइज जरूर लीजिएगा ध्यान से। एसएससी का बुक आता है, एफकेट के लिए ऐसा कोई बुक नहीं है, ये बहुत सही बुक है। एक एक चैप्टर में 300-300 500-500 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, 300-300 500-500 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक, हाँ साई जी, ए और बी दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। आप मेरी बातों को सुने जरूर, जो मैं बोल रहा हूं उस पर जरूर ध्यान दें, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। उसने जैसा बोला, डेज दिए थे, मैंने वर्क निकाला, वर्क पर डे निकाला। अब मुझे काम किससे कराना है? मुझे ए और सी से कराना है। मैं ए और सी से तब तक काम नहीं करा सकता जब तक कि उनकी इफिशियंसी के बारे में मुझे जानकारी नहीं होगी। काम तो मुझे मिल गया, 24 है, ये रहा। तो अब मैं ए और सी को कैसे ढूंढूं? मैंने देखा सी का निकाल सकता हूं अगर ए और बी का मिल जाए। तो ए और बी का मेरे पास 3 था, मैंने रख दिया 3, तो सी का 4 में से बचा 1, सी का आ गया। ऐसे बी और सी का मेरे पास है, यहां रख दूं तो ए का आ जाएगा। अब ए और सी दोनों आगे, डिवाइड किया, आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, सिंपल। आप, और मैं बताऊं, आपको बुक परचेज करने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, किसी को बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। सब गूगल करना, किरण पब्लिकेशन, एसएससी मैथ्स बुक, पीडीएफ फ्री डाउनलोड। गूगल करना, पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पीडीएफ से भी काम चला सकते हो, जिसको मिल सकती है परचेज करना चाहे, जिसको अच्छा लगता है। देखो, पूरे एफकेट के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। और जो सीडीएस की बात करें तो सीडीएस के लिए अर्थमेटिक उसमें से पढ़ सकते हैं, एडवांस भी उसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं सीडीएस के लिए अलग से करता हूँ, यहाँ पर सीडीएस की बात नहीं करेंगे। तो वहां से आप लोग जो है पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, बहुत अच्छा है। सेट ए 7 नंबर, कंबाइंड एवरेज निकालना था सचिन जी। मैंने आपको बोला था कल भी, सेट ए में 7 थे, उनका एवरेज क्या था? उनका एवरेज क्या था? 41 था। सेट बी में 5 थे, उनका एवरेज भी कुछ रहा होगा, 43 45 जो भी रहा हो, और कुल मिलाकर कितना हो गया? 12। डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, कंबाइंड एवरेज। इस तरीके से, इसमें कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन कल के लिए होमवर्क में था ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखूंगा, क्योंकि 5 मिनट में मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होनी है, सो आई हैव टू टेक योर लीव। बट डोंट वरी, जो आपका रह गया है, जो आपके बेसिक्स, सॉरी, जो डाउट में थे, जो मैंने वादा किया था लास्ट में ख़त्म करूंगा। बट आज जो है हमारा क्या कहते हैं, थोड़ा सा डायलॉग राउंड हो गया, मोनोलॉग नहीं रहा है। तो अगली क्लास जो कल होगी, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है, ओके। कंबाइंड एवरेज में प्लस का यूज़ करते हैं जी। नहीं, बाकी होमवर्क नहीं, आज मैं इतने ज़्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, कम दूंगा, मतलब होमवर्क दूंगा ही नहीं, बिकॉज आप कर नहीं पाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका।